कहानी की शुरुआत में हम एक घने जंगल को देखते हैं जहां दो कपल रिक और हेली माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिक हेली से पहले ऊपर पहुंचकर हेली से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। इसके बाद रिक जंगल के चारों ओर नजर घुमाता है जहां उसे दूर दूर तक घने जंगल के अलावा इंसान का नाम व निशान तक दिखाई नहीं देता। रिक हेली से कहता है कि तुम भी जल्दी से ऊपर आओ, यहाँ से जंगल बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये कहकर रिक आगे बढ़ने लगता है। हेली अब यहाँ अकेले ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल लेती है और अब वो मदद के लिए रिक को आवाजें लगाती है, लेकिन रिक कोई भी जवाब नहीं देता और अचानक रिक चट्टान के किनारे पर आ गिरता है। हेली जब रिक की तरफ देखती है तभी उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं, जिसे देखकर हेली परेशान हो जाती है। अब वो इस हालात को समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कोई रिक को उठाकर नीचे फेंक देता है और यह देखकर हेली के गले में सांसें अटक जाती हैं। अब हेली जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर नीचे उतरने की कोशिश करती है पर तभी रस्सी से हेली को कोई ऊपर खींचने लगता है। डर के मारे हेली खुद को बचाने के लिए रस्सी काट देती है जिससे वो सीधा नीचे रिक की बॉडी के पास गिर जाती है। रिक को मरा हुआ देखकर हेली जोर जोर से रोने लगती है। अब वो इस हादसे से अच्छी तरह संभल नहीं पाई थी कि तभी वो देखती है कि ऊपर झाड़ियों से कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर हेली अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपनी कार की तरफ दौड़ती है, लेकिन भागते भागते उसका पांव एक कांटेदार तार में फंस जाता है जिससे वह नीचे गिर जाती है और तभी हम देखते हैं कि कोई हेली को घसीट कर ले जाता है। अब यहाँ हमें यह पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के इस एरिया में बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और लोगों का मानना है कि इस जंगल में काफी अजीब से दिखने वाले लोग रहते हैं जो इंसानी मांस खाते हैं और जो कोई भी इस जंगल में आता है वो अजीब से दिखने वाले लोग उसे मार देते हैं। अब अगले सीन में हम सड़क पर एक कार को देखते हैं जिसमें क्रिस नाम का एक आदमी बैठा होता है। क्रिस आज इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन कुछ दूर आगे आने के बाद क्रिस हाईवे पर ट्रैफिक के बीच में फंस जाता है। जब वह देखता है कि गाड़ियां बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं रही हैं, तब वह अपनी कार से उतरकर आगे एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उससे ट्रैफिक जैम होने की वजह पूछता है, जिस पर वह ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 3 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और उसका सारा केमिकल सड़क पर फैल गया है, इसलिए यह जैम खुलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। ये सुनकर क्रिस परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। अब अगर वो यहाँ ट्रैफिक खुलने का इंतजार करता तो उसे यहाँ कई घंटे खड़ा रहना पड़ता, जिस वजह से उसका इंटरव्यू मिस हो जाता। इसलिए क्रिस अपनी कार मोड़कर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और वो जिस जगह जॉब के लिए जा रहा था वो उस जगह कॉल करके उन्हें अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसके मोबाइल फोन का सिग्नल कट जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है, जिसे देखकर क्रिस को लगा कि शायद मुझे यहाँ कोई मदद मिल जाए, इसलिए वह अपनी कार उस तरफ मोड़ लेता है। रास्ते में वह देखता है कि यहाँ पर कई सारी लावारिस कार्स खड़ी हैं। यह देखकर उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर वह इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो बूढ़ा आदमी काफी बुरी हालत में था। क्रिस उस बूढ़े आदमी से फोन के बारे में पूछता है तो वो बूढ़ा आदमी इशारा करके फोन बता देता है, जिसके बाद क्रिस जल्दी से फोन के पास आकर कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी क्रिस को पता चलता है कि फोन खराब है। यह देखकर क्रिस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी उसकी नजर वहां लगे एक मैप पर पड़ती है जहां उसे शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है जो आगे जाकर हाईवे से मिलती थी। जिसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर उस सड़क पर निकल पड़ता है। अब कुछ देर चलने के बाद उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, इसलिए वह कुछ देर तक सोचता है और फिर वह जंगल के बीच में से गुजरने वाले रास्ते को चुनता है क्योंकि उसे लगा कि यह रास्ता शॉर्टकट है जिससे वह जल्द ही शहर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इस रास्ते को चुनकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। आगे जाते ही उसे रास्ते पर एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है, जिसे देखने के चक्कर में उसका रोड पर से ध्यान हट जाता है और सामने एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस एक्सीडेंट में क्रिस को ज्यादा चोट नहीं आती और जिस कार से क्रिस टकराया था वो कुछ स्टूडेंट्स की थी जो जंगल में घूमने के लिए आए थे। क्रिस सबसे पहले उनसे माफी मांगता है और कहता है कि तुम लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसके पैसे देने को तैयार हूँ। इसके बाद क्रिस उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने अपनी कार रास्ते में क्यों पार्क की थी, जिस पर जैसी नाम की एक लड़की जवाब देती है कि सड़क के बीच किसी ने कंटीली तार बिछा दी थी
जिससे उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया और टायर को देखकर पता चल रहा था कि यह इत्तेफाक से नहीं हुआ बल्कि किसी ने जानबूझकर सड़क पर कंटीली तार बिछाई थी। अब ये लोग क्रिस की कार में भी बैठकर यहाँ से नहीं निकल सकते थे क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से क्रिस की कार भी खराब हो चुकी थी और अब ये लोग यहाँ फंस चुके थे। तब जेसी कहती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है जहाँ हमें फोन मिल सकता है, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं अभी वहाँ से आया हूँ, वहाँ का फोन खराब हो चुका है, इसलिए हमारा वहाँ जाना फजुल है। जिसके बाद ये लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि शायद आगे उन्हें हेल्प मिल जाए। आगे जाने से पहले ये लोग एवन और फ्रांसिन को कार के पास छोड़ देते हैं ताकि ये दोनों गाड़ी के अंदर रखे गए सामान का ध्यान रख सकें। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला जमीन पर पड़ा मिलता है जिसे किसी ने बुरी तरह से कुचल दिया था। ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद उन्हें एक जगह पर टायर्स को आग लगी हुई दिखाई देती है जिसे देखकर क्रिस समझ जाता है कि यह जगह नॉर्मल नहीं है। क्रिस खतरा महसूस करते हुए सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एवन और फ्रांसिन जो गाड़ी का ध्यान रखने के लिए अकेले रह गए थे, ये दोनों इंतजार में थे कि कब इनके साथी मदद लेकर आएंगे। पर तभी एवन को जंगल से किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है जिसे सुनकर एवन फ्रांसिन से कहता है कि तुम यहीं कार में रहो, मैं देखने जा रहा हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जिसके बाद एवन जंगल की तरफ चला जाता है और फ्रांसिन कार में बैठकर एवन का इंतजार करने लगती है, लेकिन इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है और एवन वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए फ्रांसिन एवन को ढूंढने जंगल में चली जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे एवन का जूता मिलता है। ये देखकर फ्रांसिन को कुछ समझ नहीं आता कि एवन ने अपना एक जूता यहाँ क्यों छोड़ा है और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे जमीन पर एक कटा हुआ इंसान का कान दिखता है और उस कान में रिंग्स देखकर फ्रांसिन समझ जाती है कि यह एवन का कान है। ये देखकर फ्रांसिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अब इससे पहले कि फ्रांसिन वहाँ से भाग पाती तभी पीछे से एक आदमी उसे पकड़कर मार डालता है। दूसरी तरफ वो लोग आगे बढ़ते हुए सड़क के एंड तक पहुँच जाते हैं जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद उन्हें सामने एक घर दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ हमें हेल्प मिल जाए। अब ये लोग जब इस घर के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें आसपास बहुत सारी कार्स दिखाई देती हैं जिसे देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। अब यहाँ क्रिस इस घर का दरवाजा नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए अब ये लोग खुद ही अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि यह घर बहुत ही बुरी हालत में है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर की कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। खाने का टेबल बहुत ही गंदी हालत में था। अब यहाँ ये लोग फोन या रेडियो ढूंढने के लिए घर की जांच पड़ताल करने लगते हैं। तभी उन्हें ढेर सारी कार्स की चाबियां मिलती हैं। क्रिस जब फ्रिज खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वहाँ किसी ने इंसान के बॉडी पार्ट्स बॉटल्स में रखे थे। वहीं जेसी जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसे बाथ टब में इंसान की डेड बॉडी पड़ी मिलती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी एक बाल्टी का ढक्कन हटाने पर उन्हें वो कंटीला तार दिखाई देता है जिससे उनकी कार पंक्चर हुई थी। ये सब देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इस घर में जो भी रहता है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये लोग जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं और जैसे ही ये लोग दरवाजे के करीब पहुँचते हैं तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। क्रिस जब खिड़की से छिपकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ एक गाड़ी आ रही है। अब ये लोग जिस दरवाजे से आए थे उस दरवाजे से तो निकल नहीं सकते थे क्योंकि सामने से वो गाड़ी आ रही थी, इसलिए ये सब पीछे के दरवाजे से निकलने का सोचते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा ब्लॉक किया गया था। अब यह लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला चला जाए। जब उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता तब ये लोग जल्दी से अलमारी और बेड के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर्स अंदर आते हैं और फ्रांसिन की बॉडी को बिल्कुल उनके सामने लाकर पटक देते हैं जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी ये लोग उन मॉन्स्टर्स के चेहरे देख लेते हैं जिनके चेहरे देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने थे। दरअसल ये तीनों आदमखोर थे जो इंसानी मांस खाते थे और ये तीनों फ्रांसिन की लाश को उठाकर एक टेबल पर पटक देते हैं और तीनों मिलकर उसे काटना शुरू कर देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर जेसी काफी ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वह चिल्लाने वाली होती है तभी क्रिस उसके मुंह पर हाथ रख देता है और जेसी की आवाज को दबा लेता है। इसके बाद वह तीन आदमखोर फ्रांसिन की बॉडी को खाकर सो जाते हैं। अब मौका देखकर क्रिस और जेसी धीरे धीरे घिसटते हुए बेड के नीचे से निकलते हैं और इन दोनों को देखकर कार्ली और नताशा भी अलमारी के पीछे से बाहर आ जाते हैं और यह चारों दबे पांव वहां से निकलने लगते हैं। अब तीन लोग तो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आखिर में जैसे ही क्रिस निकलने वाला होता है तभी उसकी हलचल से एक आदमखोर की आंख खुल जाती है और वह क्रिस को देख लेता है। अब क्रिस जब समझ जाता है कि आदमखोर ने मुझे देख लिया है तब वह तेजी से वहां से भागने लगता है। ये चारों दौड़ते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अब वह आदमखोर भी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। यह लोग भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी थी। अब यहाँ क्रिस गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने का सोचता है और जब वह हर एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वहाँ मौजूद सभी गाड़ियां खराब
चुपचाप थी। अब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए कि तभी वहाँ आदमखोर अपनी गाड़ी में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर यह लोग गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन उन आदमखोरों को पहले से पता था कि वह लोग गाड़ियों के पीछे छिपे हैं, इसलिए यह 3 आदमखोर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ से भागकर उनका ध्यान भटकाऊंगा और जब वह लोग मेरे पीछे लग जाएं, तब तुम लोग उनकी गाड़ी चुरा लेना। अब प्लान के मुताबिक क्रिस चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ करता है और सीधा जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी एक आदमखोर सीधा उसके पैर पर शूट कर देता है, जिससे क्रिस नीचे गिर जाता है। अब वह आदमखोर क्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब कार्ली क्रिस की जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है, जिससे आदमखोर उसे देख लेते हैं और अब आदमखोर कार्ली के पीछे लग जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए जेसी और नटाशा जल्दी से क्रिस को उठाकर उन आदमखोरों की गाड़ी के पास ले आते हैं। अब वह तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं और जंगल में अपने साथी को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें कार्ली दिखाई देता है, जिसके लिए यह लोग अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और कार्ली को चिल्लाकर जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहते हैं। कार्ली भी दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक तीर आकर कार्ली के सीने के आर पार चला जाता है। अपने साथी को मरता हुआ देखकर यह लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और तभी वह आदमखोर क्रिस पर भी तीर बरसाने लगते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए यह लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर आने के बाद यह लोग देखते हैं कि उन आदमखोरों ने रास्ते में एक बड़ा पेड़ रखकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इसलिए अब यह लोग पैदल ही जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। कई घंटों से पैदल सफर करने के बाद यह लोग थक जाते हैं, जिस वजह से यह लोग एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। अब रात भी होने वाली थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताई जाए, क्योंकि अगर वह यहीं जंगल में सोते तो वह आदमखोर उन्हें ढूंढकर मार देते। इसलिए यह लोग फिर से एक सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी नताशा को लकड़ी का बना हुआ एक टावर दिखाई देता है। टावर को देखकर उन्हें रात बिताने के लिए एक सेफ जगह मिल जाती है। इसके बाद यह लोग उस पर चढ़ जाते हैं। ऊपर टावर से जब वह देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ दूर दूर तक जंगल दिखाई देता है। टावर की जांच पड़ताल करने पर इन्हें एक फ्रस्ट्रेटेड किट मिल जाती है, जिससे नताशा क्रिस के पैर में पट्टी कर देती है। वहीं उन्हें एक रेडियो भी मिलता है, जिससे ऑन करके यह लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इस बीच क्रिस देखता है कि वह 3 आदमखोर उन्हें ढूंढते हुए टावर के पास पहुंच गए हैं। उन्हें देखकर यह लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करते हैं, पर तभी कोई रेडियो पर उन्हें जवाब देता है, जिसकी आवाज नीचे मौजूद 3 आदमखोर सुन लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह लोग ऊपर टावर में छिपे हैं। जिसके बाद आदमखोर ऊपर टावर पर चढ़ने लगते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए क्रिस टावर में अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब कुछ देर तक शांति हो जाती है और उन्हें लगने लगता है कि शायद आदमखोर यहाँ से चले गए, पर तभी इनके टावर में धुआं होने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन आदमखोरों ने टावर को आग लगा दी है। अब यह लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगती है। क्रिस कहता है कि अगर हम यहाँ रहे तो आग में जलकर मारे जाएंगे, इसलिए क्यों न सामने के पेड़ पर कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की जाए। अब यहाँ क्रिस सबसे पहले टावर से सामने के पेड़ पर कूद जाता है और पेड़ की एक टहनी को पकड़कर नीचे गिरने से खुद को बचाता है। जिसके बाद वह 2 लड़कियां भी टावर से पेड़ पर कूद जाती हैं, लेकिन कूदते समय नीचे 3 आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और उनमें से एक उन्हें मारने पेड़ पर चढ़ने लगता है। उधर ये लोग टहनियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन नताशा सबसे पीछे होती है और तभी पीछे से एक आदमखोर आकर नताशा को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब क्रिस जेसी को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वह आदमखोर भी उनका पीछा करने लगता है। अब यहाँ क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्रिस समझदारी से काम लेते हुए एक टहनी को खींचकर पकड़ लेता है और जेसी उस आदमखोर को फंसाकर वहां तक ले आती है। जैसे ही वह आदमखोर उनके नजदीक आता है, तब क्रिस टहनी छोड़ देता है, जिससे वह आदमखोर नीचे गिर जाता है। अपने साथी को जख्मी हालत में देखकर नीचे मौजूद 2 आदमखोर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इधर यह दोनों चुपके से पेड़ की टहनियों से गुजरते हुए एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और रात वहीं पर बिताते हैं। सुबह होते ही यह दोनों वहां से निकलने लगते हैं और चलते चलते उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। सड़क को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। तभी पीछे से एक आदमखोर आकर क्रिस पर हमला कर देता है, जिससे क्रिस ढलान से नीचे लुढ़कने लगता है और वह आदमखोर जेसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी क्रिस को रोड पर पुलिस की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर क्रिस जल्दी से पुलिस की गाड़ी के सामने पहुंचता है। दरअसल रात को जब रेडियो से उन्होंने मदद मांगी थी, तब उस पुलिस वाले ने उनकी मदद का सिग्नल सुन लिया था, इसलिए वह उन्हें बचाने के लिए आया था। अब इससे पहले कि क्रिस उस पुलिस वाले को सब कुछ बता पाता, तभी पीछे से एक तीर आकर पुलिस की आंख फोड़ देता है। ये देखकर क्रिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से उसी पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन कार की चाबी पुलिस के पास थी। अब क्रिस उस पुलिस वाले की जेब से चाबी निकाल नहीं सकता था, क्योंकि वह आदमखोर क्रिस के काफी करीब आ चुका था। इसलिए क्रिस खुद को बचाते हुए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और तभी वह आदमखोर
पुलिस की लाश को उठाकर गाड़ी में डाल देता है और जैसे ही वह गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से जाने वाला होता है तभी क्रिस जल्दी से उसकी कार के नीचे आकर कार को कसकर पकड़ लेता है, जिसके बाद आदमखोर कार को अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। वहीं उन्होंने जेसी को घर पर बांध रखा था और अब यह लोग जेसी को जिंदा पकाने वाले थे। तभी बाहर वह दूसरा आदमखोर भी आ जाता है जिसके गाड़ी के नीचे क्रिस छिपा हुआ था। वह आदमखोर उस मरे हुए पुलिस की बॉडी को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और ये लोग उस पुलिस की बॉडी को काटकर उसके टुकड़े बना लेते हैं। इसके बाद एक आदमखोर चाकू उठाकर जेसी को मारने के लिए आता है, पर तभी क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है और जैसे ही वह आदमखोर दरवाजे की तरफ जाता है तब क्रिस फुल स्पीड से कार घर के अंदर घुसाकर उस आदमखोर को कुचल देता है। इसके बाद क्रिस दूसरे आदमखोर पर हमला करके उसे भी बुरी तरह घायल कर देता है और जल्दी से जेसी को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमखोर आकर क्रिस को उठाकर पटक देता है और एक कुल्हाड़ी से क्रिस पर जानलेवा हमला करने लगता है और जैसे ही वह आदमखोर क्रिस को मारने वाला होता है तभी जेसी हिम्मत जुटाकर एक तीर सीधे उस आदमखोर के सिर के पीछे मारती है, जिससे वह आदमखोर नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी एक दूसरा आदमखोर क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन अब जेसी भी क्रिस के साथ मिलकर उस आदमखोर से लड़ने लगती है, इसलिए वह आदमखोर उनके सामने कमजोर पड़ जाता है और तभी जेसी जल्दी से एक कुल्हाड़ी उठाकर उस आदमखोर के सीने पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है। और अब जैसे ही यह लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं तभी वही आदमखोर जेसी का पैर पकड़ लेता है, लेकिन जेसी उससे खुद को छुड़ा लेती है और वो दूसरा आदमखोर जिसके सर के पीछे तीर लगा था वह भी दोबारा उठने लगता है। ये आदमखोर मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब क्रिस और जेसी जल्दी से उस घर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ क्रिस के पास बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची होती है, इसलिए क्रिस समझदारी से काम लेते हुए उस पुलिस वाले की कार के पीछे लगी गैस टैंक को शूट कर देता है, जिससे उस पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली उस घर में मौजूद आदमखोर आग में जलकर मारे जाते हैं। इसके बाद क्रिस और जेसी उन्हीं आदमखोरों की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और सीधे उस गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां क्रिस सामने लगे मैप को फाड़ देता है। क्रिस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस मैप को फॉलो करते हुए जो कुछ उसके साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो और कोई भी दोबारा इस रास्ते पर न जा सके। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।